हेलो दोस्तों। हाय गाइस। आज मैं आप लोगों के लिए इस पॉडकास्टिंग एपिसोड में चेतना कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी एक सामाजिक, पारिवारिक और ग्रामीण अंचल से संबंधित है। इस कहानी में वहाँ के लोगों की भाग्यवादिता, वहाँ के लोगों का अंधविश्वास, वहाँ के लोगों की दैनिक दिनचर्या को उभारा गया है। और ये एक सामाजिक कहानी है, किसी भी ग्रामीण अंचल की हो सकती है। कहानी का शीर्षक है चेतना। कहानी के अनुकूल ही इस कहानी का शीर्षक जो है चेतना रखा गया है। सुनिएगा। यदि आपको ये कहानी पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करना। सुनिएगा। सूर्योदय की मधुर वेला किसको नहीं मोह लेती। लुभाने वाले पक्षियों का मृदु स्वर मन को आह्लादित कर रहा था। यद्यपि समाज में परिव्याप्त विभिन्न समस्याओं को दृष्टिगत कर मेरा अंतस्थ उद्विग्न था, लेकिन प्रभात की नवकिरण ने मुझ में एक नवीन ऊर्जा का संचार कर दिया था। मैंने निश्चय किया कि आज विद्यालय में विद्यार्थियों को पूर्ण मनोयोग के साथ अध्यापन कराऊंगा और उन्हें जीवन के एक ऐसे पथ की ओर अग्रसरित करूंगा जिसकी समाज को आज अत्यधिक आवश्यकता है। मैं अपने मंतव्य पथ की ओर चल दिया। गर्मी का महीना और ऊपर से सूर्य की प्रचंड तपन, शरीर पसीना छोड़ चुका था। बस में भीड़ इतनी कि पैर रखने तक को जगह शेष न बची थी। बीच बीच में रह रहकर बस के झटके लोक निर्माण विभाग की सड़कों के प्रति दूषित नीतियों को दर्शा रहे थे। बस से उतरते ही राहत की सांस ली। अब कुछ शांति सी महसूस हुई। मैंने घड़ी की तरफ देखा और विद्यालय की ओर चल दिया। गांव में प्रवेश करते ही लोग मुझे प्रणाम करने लगे। मुझे इस गांव में अध्यापन कार्य करते हुए लगभग 5-6 वर्ष व्यतीत हो चुके थे। गांव का प्रत्येक व्यक्ति मुझे भली भांति जानता था। यह भगोना गांव भी अन्य गांवों की तरह अशिक्षा, अंधविश्वास, भाग्यवादिता एवं बाल विवाहों जैसी कुप्रथाओं से आक्रांत था। इतने सरकारी प्रचार प्रसार होने के बावजूद लोगों की मति न जाने किस गहन अंधकार में ही विद्यमान थी। मैं लोगों को समझाता भी, लेकिन वो अपनी उम्र का उपालंब देकर रूढ़िगत परंपराओं की दुहाई देने लगते। जब मैं गांव के लोगों को सरकारी काम के लिए रिश्वत देते हुए देखता हूँ और जब मैं उनसे पूछता हूँ, ये आप क्यों देते हैं, उसका जवाब भी वो मात्र 2 वाक्यों में ही समेट देते हैं। बाबूजी काम जो कर रहे हैं हमारा, यदि हम इन्हें बख्शिश ना देंगे तो और कौन देगा। अत्याचार करने वाले से अत्याचार सहने वाला ज्यादा दोषी होता है। आज भले ही समाज में तहलका जैसे प्रकरण उभर रहे हों, लेकिन हमें आशा नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि हर शाम के बाद ज्वाजल्यमान प्रभात होता है। यह सब मन में विचार कर ही रहा था कि सुदेश मुझे आवाज देने लगा। मास्टर जी, क्या आपको पता है चंदो दादी की पोती अपनी ससुराल में खत्म हो गई। कौन चंदो? अरे वो ही मेरे घर में जिनका घर है। मैंने कितना चंदो दादी को समझाया था कि छोटी उम्र में अपनी पोती का ब्याह मत कर, लेकिन वो नहीं मानी। इतना कहकर सुदेश अश्रुसिक्त हो गया। मैंने कहा, सुदेश, यदि तुम्हारे जैसे जागृत सभी गांव के लोग हों तो ऐसी घटना घटित ही ना हो। सुदेश ने सचेत होकर कहा, मास्टर जी, ये तो आप ही की कृपा है
कि आपने मुझे उचित समय पर उचित परामर्श दिया। आपके कहने के मुताबिक मैंने अपनी पुत्री का ब्याह कच्ची उम्र में नहीं किया, उसे उच्च शिक्षा प्राप्त करा रहा हूँ। क्या हुआ था चंदू की पोती को? मास्टर जी, आपको तो पता ही है कि गांव के दुर्विचारों वालों के बहकावे में आकर चंदो दादी ने अपनी पोती का बाल ब्याह किया था। बेचारी मासूम बच्ची प्रसव की असह्य वेदना न सह सकी और असमय काल का ग्रास बनी। गांव में कोई स्वास्थ्य सुविधाएं तो होती नहीं, यदि होती भी हैं तो मात्र स्वास्थ्य के नाम पर जोड़े झंडे वाले ही होते हैं। उसके ससुराल वाले उसे शहर के स्वास्थ्य केंद्र नहीं ले गए। बेठहरे शर्मीले मिजाज घर की स्त्रियां चाहे मर जाएं, लेकिन प्रसव घर के बाहर नहीं कराएंगे, सुदेश व्यंग भरे शब्दों में कह रहा था। ठीक कहते हो सुदेश। आज भी विशेष रूप से ग्रामीण समाज कुरीतियों से भरा पड़ा है। मात्र सरकारी प्रयासों से कुछ नहीं होने वाला जब तक हम स्वयं चेतनावान होकर सहयोग नहीं करते। तदंतर मैं जाने को उद्यत हुआ और सुदेश अपने खेत की ओर निकल जाता है। मैं चला जा रहा था विद्यालय की ओर कि अकस्मात एक घर में करुण क्रंदन होने लगा। मैं उस घर के सम्मुख रुक गया। लोग वार्तालाप कर रहे थे कि ये दुष्ट स्वयं तो कोई काम धंधा करता नहीं और अपनी पत्नी को यातनाएं देता रहता है। बेचारी सूख कर हाड़ हो गई है। दिन भर संभ्रांत घरों में बर्तन मांज कर अपने बच्चों का पेट भरती है और ये महाशय झूठे लांछन लगाते हैं कि वो दुष्चरित्र है। स्वयं तो शराब के नशे में धुत रहते हैं, न परिवार की फिक्र है न समाज की। इसकी पत्नी तो गाय है गाय। इतना प्रताड़ित करने पर भी ना कोई आक्रोश ना कोई प्रतिकार, और कोई होती तो ऐसे पति पर आग उड़ेलती। मैं अपने मंतव्य पथ की ओर बढ़ा जा रहा था। मन में बार बार ख्याल आ रहे थे कि क्यों महिलाएं पुरुषों के बर्बर रवैये को सहती हैं। क्या इनकी अस्मिता लुप्त हो गई? क्या इनकी चेतना सो गई? ये अपने आप को क्यों नहीं पहचानती? इत्यादि प्रश्न मेरे मस्तिष्क में उभर रहे थे। मेरे पहुंचते ही विद्यार्थी प्रार्थना के लिए विद्यालय में एकत्रित होने लगे। प्रार्थना का सुमधुर स्वर मेरे अंतर्मन को छू रहा था। मार्ग की थकान प्रायः लुप्त हो चुकी थी। मेरे साथी अध्यापक बच्चों को पढ़ाने में कम, अपनी पारिवारिक समस्याओं में उलझे अधिक प्रतीत हो रहे थे। कभी कभी मेरा मन भी कहता था कि तू क्यों इतना परिश्रम बच्चों को पढ़ाने में करता है? तू भी अन्यों के समान क्यों नहीं बनता? मैं विचार तो कर सकता हूँ, लेकिन कर्तव्य के पथ से मुंह नहीं मोड़ सकता। मेरी आत्मा मुझे हमेशा सत कर्तव्य पथ की तरफ अग्रसरित होने की सतत प्रेरणा देती रहती है। संभवतः इसीलिए मैं अपने धर्म का पालन कर शांति महसूस करता हूँ। अचानक मन में विचार आया कि आज चंदो दादी के भी यहाँ जाना है। बेचारी के घर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। कितना मैंने व्यक्तिगत रूप से समझाया था कि अभी तुम अपनी पोती का विवाह मत करो। कितनी मेधावी थी चंदो की पोती। मेरे विद्यालय में हमेशा अव्वल नंबर पर आती थी। मैं चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सका था। मैं उनके हृदयों में चेतना का पुंज जलाने में न जाने क्यों असमर्थ सिद्ध हुआ था। मैं अंधों को दीपक दिखाता तो भला कैसे दिखाता? इन विचारों में मैं खोया ही था कि मुझे साथी अध्यापक ने आवाज दी, क्यों शर्मा जी, आज चंदो दादी के यहाँ नहीं जाना है? चलना है, क्यों नहीं? मैंने दीर्घ निश्वास छोड़कर कहा था। मैं चल दिया उस घर की हो जो मासूम बच्ची के खून से लथपथ थी।
मुझे गिलानी उत्पन्न हो रही थी कि मैं उस घर की तरफ कदम बढ़ा रहा हूँ जिसने अपनी झूठी आन के लिए एक निरीह बेटी को काल के क्रूर हाथों में सौंप दिया। मुझे एवं मेरे साथी अध्यापक को देखकर चंदो दादी हमारी तरफ ही बढ़ी आ रही थी। वो आदर के साथ हमसे बैठने का अनुग्रह करने लगी। वो आदर के साथ हमसे बैठने का अनुग्रह करने लगी और हमसे क्षमा याचना करने लगी। बेटा, मुझे माफ कर देना, मैं पापिन हूँ, दुष्टा हूँ। मुझे भगवान भी क्षमा नहीं करेगा। इसमें मेरा दोष नहीं, मेरी अशिक्षा का दोष है। मैंने कहा, शिक्षा ही एक ऐसा प्रकाश पुंज है जो मानव को ज्योतिष्मान कर सकता है। शिक्षा ही मानव को वास्तव में मानव बनाती है और शिक्षा के अभाव में मानव का कल्याण नहीं हो सकता। सुबह का समय, वातावरण में मलय समीर की सुगंध, विद्यालय का प्रांगण। मैं बच्चों को पढ़ाने में निमग्न था कि मुझे अचानक चंदो दादी कुछ महिलाओं के साथ मेरी तरफ आती हुई दृष्टिगत हुई। मैंने विचार किया कि न जाने आज गांव में क्या घटना घटित हो गई जिसकी वजह से ये महिलाएं मेरी ओर चली आ रही हैं। सम्मुख आते ही चंदो दादी को मैंने बराबर में कुर्सी पर बैठने का संकेत दिया। चंदो दादी ने खड़े होते ही कहा, बेटा, मैं पढ़ना चाहती हूँ। इस वाक्य को सुनकर मैं स्तब्ध सा रह गया और सोचने लगा कि यदि प्रत्येक मानव को, चाहे वो पुरुष हो या महिला, सही दिशा निर्देश मिले तो वह कभी भी कलुषित नहीं हो सकता। इसके लिए आवश्यकता है चेतना की, जागृति फैलाने की, क्योंकि चेतना में वो शक्ति होती है जो बड़े बड़े पाषाण खंडों, हिमगर्तों एवं झंझावातों में भी नहीं होती। चेतना ही वो शक्ति है जो मनुष्य के अंतर्मन को जागृत कर उसे सत कल्याण पथ पर समुचित प्रकार से अग्रसरित कर सकती है। कहानी स्वर है प्रमोद कुमार का। यदि दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आए तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। इससे मुझे अगली कहानी तैयार करने में, अगली कहानी का लेखन करने में और उसका वाचन और अधिक बेहतर तरीके से करने में मेरी हौसला अफजाई होगी। मुझे खुशी होती है कि आप लोग सुनते हैं। इससे मुझे बड़ा संतोष सा प्राप्त होता है और मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि ये कहानी स्वयं लिखित है, पूर्णतया मौलिक, अप्रकाशित, अप्रसारित है, किसी पत्र पत्रिका इत्यादि से चुराई हुई या नकल की हुई नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि हम कहानी यदि कोई सुने तो वो मौलिक होनी चाहिए। नकल की हुई कहानियों में वो बात नहीं होती जो हमारे हृदय को सुखांत कर सके। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में एक बार फिर से दोहराना चाहूँगा, यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करना। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।